नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने अब लोकसभा स्तर की बैठकें करनी शुरू कर दी हैं, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को दोबारा जीतकर एनडीए को बड़ी बढ़त देना है, जिसको लेकर देहरादून में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ग्लोबल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और भारत का मॉडल ग्लोबल मॉडल बन चुका है। पार्टी अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। संगठन की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक समूह बनी है। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे विश्वसनीय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में लोक कल्याण की हम लोगों ने नई मिसाल खड़ा किया है। वो नेतृत्व आज सिर्फ देश की अंदर सीमित नहीं रहा है, भारत की मॉडल आज ग्लोबल मॉडल बन चुका है। G20 की सफल समापन इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्व की तमाम नेतृत्व आके भारत की विकास की कामों को सराहना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को समझने का कोशिश किया। चंद्रयान की उपलब्धि हो या आदित्य L1 की इनिशिएटिव हो या भारत में गरीबी रेखा में लोगों को बाहर निकालने की बात हो, पीने की पानी पहुंचाने की बात हो, गरीबों की सर के ऊपर छत बनाने की बात हो या महिलाओं को कम ब्याज में ऋण देने की व्यवस्था हो और आत्मनिर्भर बनाने की बात हो या देश को एक विकसित भारत की ओर ले जाने की संकल्पबद्ध कराने की बात हो या पंच प्राण में भारत को जोड़ने की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 21वीं सदी के लायक एक बड़ी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में 5 का 5 लोकसभा सीट जिताएंगे। हम फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों को लेके एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की दायित्व दिलवाएगी, देश ये अवसर देगा, इसमें हमारी पूरा भरोसा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये विषय था कि भाई आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो मूल कार्य का जो लोड है, मूल कार्य का जो कार्यक्रम का स्वरूप है, वो मंडल स्तर पर ही केंद्रित होता है। इसलिए मंडल के कार्यकर्ताओं को भी 180 दिन प्रतिदिन सक्रिय रहना है, ये आह्वान उन्होंने किया है। और उसके लिए जन जागरण और खास तौर पर जो बूथ हमारे कमजोर है, उन बूथों पर कैसे हम उसको जीत सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उनके माध्यम से आई है वो आई है कि भाई आखिरकार नव मतदाता बनाने का काम, इसको भी बहुत व्यापक रूप से हमको करना है। ये सारे विशेष बैठक में रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी है। इसी के तहत भाजपा लगातार प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर बैठकें भी कर रही है। बता दें कि बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी संगठन ने आज टिहरी लोकसभा सीट की बैठक में टिहरी लोकसभा सीट की सांसद के साथ सभी विधायकों के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस तरह से मनाया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। आज हमारी टिहरी लोकसभा की बैठक जनप्रतिनिधि बैठक थी। हमारे सांसद जी के और उसके हमारे सभी जो 11 विधायक थे, उन बैठक में उनको रहना था। और अभी तक के जो कार्यक्रम की श्रृंखला बनी है, उन कार्यक्रम इम्प्लीमेंट में विधायकों का जनप्रतिनिधि सीधी सहभागिता दिखाई दे। खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का जो हम जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक हम जो सेवा सप्ताह मना रहे हैं, उन कार्यक्रमों में उनका प्रत्यक्ष भागीदारी हो। ब्लड डोनेशन कैंप लगना है, आयुष्मान कार्ड बनने हैं, इसके साथ साथ हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान है, ये जो प्रत्यक्ष रूप से हमने उनको काम सौंपा है। इसके साथ साथ जो बूथ पिछले चुनाव में उनकी विधानसभा हारे गए, उन बूथों को केंद्रित करते हुए वो अपने कार्यक्रम में रचना बनाए। संगठन के तारतम्य का विषय है, तो अभी इसके बाद सारे विधायक हमारे जो हमारी लोकसभा के मंडल महामंत्री सुपर की कार्यक्रम की बैठक है, उसमें रहने वाले अनेकों संगठनात्मक सुझाव और कार्यक्रम से संबंधित सुझाव भी विधायकों द्वारा रखे गए और जिसका हम भविष्य में अपने कार्यक्रम में इम्प्लीमेंट करेंगे।
उत्तराखंड में धामी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन सरकार की नीतियों में कमियां निकालकर अधिकारी घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, जिससे विकास के कार्य तो प्रभावित हो ही रहे हैं, लेकिन राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और यह हम नहीं बल्कि सरकार के वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में 18,341 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। अधिकारियों की कारगुजारी से सरकार को 2,297 करोड़ के राजस्व का सीधा नुकसान हुआ है। ये खुलासा विधानसभा पटल पर रखी गई वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक लेखा रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा निगम में सबसे ज्यादा 16,129 करोड़ 30 लाख की अनियमितता पकड़ी गई है। डोईवाला चीनी मिल के विशेष ऑडिट में 1,529 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। मंडी समितियों में 409 करोड़, विश्वविद्यालय में 134 करोड़ 32 लाख, अशासकीय महाविद्यालय में 79 करोड़ 68 लाख, जिला खनिज फाउंडेशन में 49 करोड़ 49 लाख, विकास प्राधिकरण में 12 करोड़ 23 लाख, निगमों में 32 करोड़ 40 लाख, पालिकाओं में 16 करोड़ 64 लाख, नगर पंचायतों में 20 करोड़ 35 लाख, जिला पंचायतों में 2 करोड़ 87 लाख, परिवहन निगम में 3 करोड़ 58 लाख की गड़बड़ियां पकड़ में आई हैं। उत्तराखंड में हुए इन घोटालों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो राज्य में सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही, बल्कि अधिकारियों के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। प्रिसाइसली अगर मैं बताऊं तो 18,341 करोड़ का घोटाला सामने आया है और सन 2021 और 22 के बीच में ये घोटाले को अंजाम दिया गया। इसमें विभिन्न विभाग शामिल हैं, चाहे वो अलग अलग विश्वविद्यालय हों, चाहे निगमों की बात करें, तो सिलसिलेवार ये डेटा सामने आया है कि कितने हज़ार का घोटाला किसने किया है, कौन से विभाग ने किया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि डबल इंजन की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, जो अपने आप को पारदर्शी सरकार कहती है, जो न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देती है, उसकी नाक के नीचे ये सारा फर्जीवाड़ा होता रहा। लोग डकारते गए गरीब जनता के पैसे, और मूक दर्शक या तो हमारे तमाम नेतागण बने रहे, या फिर मुझे इसमें से मिली भगत की भी सड़ांध आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कार्रवाई कौन करेगा? क्या अभी भी लोकायुक्त को लेकर ऐसे ही उदासीन बनी रहेगी धामी सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर एक जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोई भी जो मामला कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, और इसी के भ्रष्टाचार को लेकर के कई लोग जेलों में भेजे गए हैं। और इस प्रकार की जो आप बात करें विद्युत विभाग में लेकर के, इसमें भी कोई किसी प्रकार गड़बड़ी पाई जाती है, सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी को बख्शने वाले नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित नहीं, और उत्तराखंड के अंदर न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। उत्तराखंड में घोटालों का उजागर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि सत्तासीन सरकार जब जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, तो अधिकारियों को भी उस पर अमल करना होगा, ताकि राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके और जनहित में काम हो सके। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट। कोटद्वार शहर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। डेंगू के बढ़ते आतंक के बीच बीजेपी ने नगर निगम को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मेयर का जुलूस निकालते हुए पुतला दहन किया। साथ ही नगर निगम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में डेंगू का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। हमने कोटद्वार नगर निगम के
मेयर का पुतला फूका। पुतला फूकने का कारण ये था कि शहर के अंदर डेंगू ने जिस तरीके से पांव पसारे हैं, लगातार डेंगू बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक नगर निगम की ओर से कोई भी ऐसा नहीं उठाया है, कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे कि इस डेंगू पे रोकथाम हो जाए। फॉग मशीनें बंद पड़ी हुई हैं इनकी, आज एक भी फॉग मशीन शहर में नहीं चल रही है जिससे कि उनसे हम वो कर पाएँ। कीटनाशक छिड़काव नहीं हो रहा है। आपदा के बाद लगातार गंदगी बढ़ी हुई है, उस गंदगी को भी सफाई करने का इन्होंने कोई काम अभी तक नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने इनका आज पुतला फूका। इस समय कितना बुरी तरह से डेंगू का प्रकोप चल रहा है और नगर निगम कोटद्वार जो है कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। नगर निगम को ऐसे समय में चाहिए था कि कीटनाशक का छिड़काव करता, शहर में फॉगिंग करता और डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नगर निगम प्रशासन और नगर निगम की मेयर किस नींद में सोए हुए हैं और किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप सब देख रहे हैं कि पिछले दिनों में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इस डेंगू की महामारी की वजह से, लेकिन नगर निगम की ओर से ना कहीं छिड़काव किया जा रहा है, ना सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। देखिए, सफाई व्यवस्था नगर निगम का काम है, नगर निगम उसे नहीं कर पा रही है। नगर निगम कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर पा रही है। इस वजह से आज नगर निगम प्रशासन को चेताने के लिए हमने नगर निगम के मेयर का पुतला दहन किया है। यहाँ पर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस क्षेत्र से विधायक भी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी की और विधानसभा की अध्यक्ष हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि इस महामारी में और आपदा में कितना धन आपने यहां पर उपलब्ध कराया। मैं आपदा की बात बता दूं, 27 लाख रुपए नगर निगम की मेयर साहब ने, 25 लाख रुपए नगर निगम की मेयर साहब ने यहां दिए हैं आपदा के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, उसके लिए। और मेरे ख्याल से माननीय विधायक जी ने और राज्य की सरकार ने ना तो आपदा में और ना ही इस महामारी में कोई अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौकरशाही नगर निगम में है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी लगाम है, एक बात। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के सभासद भी नगर निगम में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर कितनी बार इन मुद्दों को उठाया, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कितनी बार इन बातों को ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंद है। मेयर का पुतला जलाना कोई समाधान नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका पुतला जला सकते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है। हम तो तब जानते हैं पुतला न जलाकर राज्य की सरकार या विधायक जी ये घोषणा करती कि भाई इतने लाख रुपए चूने के लिए, इतने ब्लीचिंग के लिए, इतने दवाइयों के लिए, इतनी मशीनें हमने उपलब्ध करा दी हैं, तब तो बात की जाती। और मेयर को जो अधिकार प्राप्त है उनके अनुसार काम हो रहा है, लेकिन राज्य में आज नगर निगम में जो नौकरशाही बेलगामी से काम कर रही है उस पर कौन अंकुश लगाएगा। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस हल्द्वानी जेल में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए काम करेगी। हल्द्वानी जेल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे जेल में बंदियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स समेत अन्य अस्पतालों के लिए ले जाना पड़ता है, जिसमें काफी खर्च होता है। लिहाजा CSR फंड से 20 लाख की लागत से एम्बुलेंस दी गई है, जो कि हल्द्वानी जेल प्रशासन और बंदियों के लिए काम करेगी। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं, उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का, 15,000 रुपये आने का लगता है। और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो गोवा शिपयार्ड का मैंने दौरा किया था, मैं गोवा में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि एक एम्बुलेंस हमारी जेल के लिए CSR से दीजिए आप। तो वहाँ से ये गोवा शिपयार्ड की तरफ से दी गई और हमारी बात मानते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ उनको। आज इसमें आपके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं और आपके मल्टी ऑर्गन मॉनिटर्स लगे हुए हैं और ECG लगा हुआ है। सारी चीज़ें जो प्राथमिक जांचें होती हैं वो इसी में हो जाएंगी और गंभीर रोगियों को ये अब अपनी एम्बुलेंस ले जाएगी, खर्चा भी बचेगा। नहीं, अगर ये बात जैसी हवा में आ रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो तो बुरा क्या है, बहुत सारा पैसा बच जाएगा, देश का खजाने का पैसा बचेगा, मैं तो इसको बुरा नहीं मानता हूँ। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। सचिवालय प्रशासन से निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए अभ्यर्थियों को
अनुमान्य किया गया। अब उन्हें सिलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग के तहत औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर से गैस प्लांट के लिए आने वाली सीएनबी पर वैट को कम किया गया है। इसके साथ ही साथ बिजली बनाने वाले प्लांट को वैट से छूट दी गई है। वहीं बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत लगने वाली मूर्तियों के डिजाइन के लिए INI स्टूडियो को ये टेंडर दिया गया है। साथ ही साथ उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उसमें पहला मत सचिवालय प्रशासन का था, जिसमें निजी सचिव परीक्षा 2017 में कुछ अभ्यर्थियों को एलिजिबल नहीं किया गया था कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। वो हाई कोर्ट में चले गए थे और फिर एक समिति बनाई गई जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन देखी गई। जिस समिति ने कहा कि 75% सिलेबस उनका मिलता जुलता है, इसलिए उनको एलिजिबल किया जाए। तो उसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया कि उन 4 कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एलिजिबल किया जाए। अगला मत पर्यटन विभाग का था। ये औली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए औली विकास प्राधिकरण का निर्णय लिया गया। ये टूरिज्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगला मत वित्त विभाग का था। ये ऊधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर जो फॉरेन से गैस आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसके ऊपर वैट नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसलिए ये प्लांट बंद भी पड़े हुए हैं। और आज भारत में जो नेचुरल गैस है CNG, उसके ऊपर 20% टैक्स था और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि एक साथ भी वैट जो फॉरेन से आती है लिक्विफाइड गैस, उसी की तरह उसको भी नील किया जाए, ज़ीरो किया जाए, ताकि उत्तराखंड में हो सकता है कि इसके कम करने से ये वायबल हो जाए और ये प्लांट चलें और जो उत्तराखंड में बिजली की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।